नवजोत रंधावा। पश्चिम बंगाल की बात सबसे पहले, जहां पर चुनावी खेला शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी ने कल हुंकार के साथ 291 उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। दीदी ने अपना रण क्षेत्र भी बता दिया है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। अब बारी बीजेपी की है, जहां नंदीग्राम में दीदी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी के चुनाव लड़ने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सियासी खेले का शंखनाद पूरे तेवर के साथ किया। दीदी ने अपने 291 योद्धाओं का ऐलान किया और खुद के लिए उस नंदीग्राम के मैदान को चुना, जहां से दीदी के सियासी उदय की कहानी शुरू हुई थी। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি, কিন্তু এবারে আমি ভবানী ভুক্তা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছে। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। पश्चिम बंगाल की महाभारत का कुरुक्षेत्र अब नंदीग्राम बन चुका है, जहां से तय होगा कि बंगाल के सिंहासन पर कौन बैठने वाला है। 10 तारीख को दीदी नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करेंगी, तो वहीं 11 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन ममता बनर्जी नंदीग्राम के मंच से हुंकार भरेंगी। ममता बनर्जी के इस फैसले ने साफ कर दिया कि दीदी अब फ्रंट फुट पर आकर खुला खेल खेलने के मूड में है। पहले ममता के 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन दीदी ने अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जिसकी जिम्मेदारी अब शोभनदेव चट्टोपाध्याय को सौंपी। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। ममता ने जिस सेनापति शुभेंदु को नंदीग्राम की कमान सौंपी थी, आज वो बंगाल में बीजेपी का बड़ा कार्ड है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी पर दांव खेलेगी, जिसका ऐलान अगले कुछ घंटों में हो सकता है। बीजेपी की बंगाल चुनाव पर हुई कोर मीटिंग में सबसे ज्यादा माथापच्ची नंदीग्राम को लेकर ही हुई, जहां एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं दावा किया कि वो ममता को कम से कम 50,000 वोट से हराएंगे, लेकिन अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहाँ से लड़ेंगे तो भी 50,000 से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अगर कोई और किसी और को भी टिकट मिले तो भी उसी को भी 50,000 से जीत मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी वहाँ का भूमिपुत्र है, उन्होंने बात बता दी है। नंदीग्राम वो जगह है जहां से ममता के पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने का रास्ता खुला था। किसान आंदोलन का गढ़ रहे नंदीग्राम से ममता की राजनीतिक जमीन को मजबूती मिली। साल 2007 में ममता बनर्जी का मां, माटी और मानुष का आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था। 2011 में प्रस्तावित इकोनॉमिक जोन के खिलाफ किसानों की जमीन को बचाने के लिए ममता ने अभियान चलाया था, लेकिन जिस नंदीग्राम से ममता और शुभेंदु अधिकारी ने एक साथ जंग की शुरुआत की थी, उस अखाड़े में वो अब एक दूसरे के खिलाफ दंगल करेंगे। नंदीग्राम के संग्राम से ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट शासन को उखाड़ फेंका था और सत्ता के शिखर पर पहुंची थी। नंदीग्राम भले ही ममता का गढ़ रहा हो, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की यहाँ तूती बोलती है। साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने सीपीआई के अब्दुल कबी को यहाँ से मात दी थी। शुभेंदु के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 66.79% वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर रहे अब्दुल कबी को 26.49% लोगों ने वोट दिया। जीत का अंतर 40% यानी 81,230 का था। वहीं बीजेपी को यहाँ सिर्फ 5.32% ही वोट मिले। साफ है, टीएमसी के साथ शुभेंदु के तड़के ने नंदीग्राम में कई रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। शुभेंदु बीजेपी के साथ है, ऐसे में बीजेपी के सिर्फ 5% वोट बैंक को जीत में बदलना और सामने ममता बनर्जी का उम्मीदवार होना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। कोलकाता से पौलमी साहा, इंद्रजीत कुंडू, अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नंदीग्राम से ममता बनर्जी की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद बीजेपी की क्या होगी रणनीति, इस बारे में हमारे संवाददाता पौलमी साहा ने बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से बात की।
इस वक्त हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। सर, ममता बनर्जी ने अपनी पूरी कैंडिडेट लिस्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि वो भवानीपुर से नहीं लड़ेगी, सिर्फ नंदीग्राम से लड़ेगी। आपने भी चुनौती दी थी उनको कि बता दीजिए कि सिर्फ नंदीग्राम से लड़ेगी और सेफ सीट रखकर नहीं लड़ेंगी। अच्छा है, हम वहाँ से भी हराएंगे और हमारा कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का लड़ेगा वो बिल्कुल हराएगा, क्योंकि नंदीग्राम की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद नंदीग्राम का विकास नहीं किया और इसलिए नंदीग्राम की जनता बदला लेगी। नंदीग्राम की जनता बदला लेगी, पर भाजपा की तरफ से कौन खड़ा होगा सर? शुभेंदु अधिकारी खड़े होंगे या कोई और खड़ा होगा? भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता खड़ा होगा जो ममता जी को हराएगा। ये कब खुलासा होगा सर, ये तो बता दीजिए। अभी हमारी पार्टी है, कोई एक व्यक्ति की पार्टी है नहीं। हमारे यहाँ एक प्रोसेस होती है कि पहले जिले से बात करना, फिर प्रदेश से बात करना, फिर केंद्र में जाके बात करना, फिर केंद्र के लोग कोई महामंत्री उसकी घोषणा करता है। तो हमारे यहाँ प्रक्रिया है, कोई एक व्यक्ति की पार्टी की नहीं कि नाम निकाले और घोषणा कर दे। तो तृणमूल ने जिस तरह से सितारों की लाइन खड़ी कर दी है इलेक्शंस में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सितारे जो उतारे हैं उन्होंने इलेक्शंस में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे पास सूरज ही सूरज है, जब सूरज निकलता है सितारे डूब जाते हैं। तो वो प्रधानमंत्री की बात हो रही है। आखिरकार ब्रिगेड में कोई और ज्वाइनिंग होगी कि नहीं? प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में कोई ज्वाइनिंग नहीं होती। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सत्यजीत के साथ पौलमी साहा, कोलकाता से आज तक के लिए। बंगाल की लड़ाई में इस बार मुद्दों के साथ साथ पूजा भक्ति के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी नेताओं के मंदिर दौरे के दबाव में ममता बनर्जी भी अब मंदिर मंदिर नजर आ रही हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। হিন্দু মুসলমানের শুধু ভাগ করে তাই নয়, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব সবাই সবাই ভাগ করে দেয়। इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल है, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे। इसे बीजेपी की रणनीति का दबाव माने या चुनावी मजबूरी, लेकिन अब तक बीजेपी पर धर्म की सियासत का आरोप लगाने वाली दीदी खुद चुनाव में धर्म कर्म को काफी अहमियत देती दिखती है। प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के दौरान ममता बनर्जी ने जब मंदिर और दरगाह दोनों का जिक्र किया तो दीदी के इस बदले अंदाज को बीजेपी की रणनीति के जवाब के रूप में देखा गया। সব সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে এমনকি ধর্ম তীর্থস্থানগুলো যদি দেখেন, দক্ষিণেশ্বরের স্কাই ওয়াক আমরা তৈরি করেছি, বেলুন মঠ সুন্দর করে আমরা অনেকটাই সাজিয়েছি, আমরা গঙ্গার ঘাটগুলো, কালীঘাট স্কাই ওয়াক হচ্ছে। दरअसल बीजेपी के दिग्गज नेता बंगाल दौरे पर लगातार मंदिर मंदिर जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं और हिंदू वोटर्स को जोड़ने के बीजेपी के इसी प्लान ने ममता बनर्जी को बैकफुट पर ला दिया। ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेकर ममता बीजेपी का जवाब देने की कोशिश में है। उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है, तो अब भोले बाबा के चरणों में जा रही है। भोले बाबा पर अभी निर्णय वो सौंप रही है क्या? जो उन्होंने 10 साल तक उन्होंने छल कपट किया, तो अब भोलेनाथ की शरण में जा रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बीजेपी लगातार ममता पर हमलावर है और इस बार टीएमसी के प्रत्याशियों की सूची पर भी इसका साफ असर दिखता है। टीएमसी ने 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, जबकि पिछले चुनाव में 56 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जिनमें 32 ने जीत हासिल की थी। हालांकि बीजेपी के हिंदू कार्ड का जवाब देते हुए ममता बनर्जी अपने कोर मुस्लिम वोटरों को नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि प्रदेश में 27% आबादी वाला मुस्लिम समुदाय करीब 120 सीटों पर अहम भूमिका निभाता है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में मुस्लिम वोट जीत हार तय करने की स्थिति में है। लिहाजा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बंगाल में मुस्लिम सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बने फुरफुरा शरीफ का जिक्र करना नहीं भूली। ফুরফুরা শরীফ থেকে শুরু করে আমরা প্রচুর বেরিয়ার গ্রাউন্ড, মাঝি থান, জাহের থান থেকে শুরু করে জয় জোয়ার অনেক কাজ করেছি। তাই আমি সকলের কাছে আবেদন করব, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণভাবে কোভিড পরিস্থিতি মেনটেন করেও আপনারা দয়া করে নিজেদের ভোটটা নিজেরা দেবেন আর কোনো ভুয়ো প্রচারের কাছে কেউ মাথা নত করবেন না। साथ ही 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी ममता बनर्जी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान शुक्रवार को ही किया। मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी
दलित आदिवासी समुदाय को भी अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है। उसकी सबसे ज्यादा नजर मतुआ समुदाय पर है, जिसके घर जाकर खुद गृह मंत्री अमित शाह खाना खा चुके हैं। बंगाल की 40 सीटों पर मतुआ समुदाय का सीधा असर है। 24 परगना, नदिया, दक्षिण 24 परगना के अलावा हुगली और कूच बिहार में इस समुदाय के काफी वोटर हैं। 26 जनवरी को बांग्लादेश के दौरे पर पीएम मोदी मतुआ समाज के धर्मगुरु हरिचांद ठाकुर जन्मस्थली जाएंगे। ऐसे में पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर टीएमसी की बेचैनी बढ़ी हुई है। ये छोटी बुद्धि के बयान है। बांग्लादेश के लिए कल वो दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 50 वर्षों के कार्यक्रम में, सेलिब्रेशन में हमारे देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने बुलवाया है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। दलित आदिवासी समुदाय पर बीजेपी के प्लान का जवाब देने के लिए टीएमसी ने इस बार एससी और एसटी प्रत्याशियों की संख्या भी बढ़ा दी। टीएमसी ने इस बार 79 एससी जबकि 17 एसटी उम्मीदवार उतारे हैं। साफ है कि सत्ता की हैट्रिक जमाने के लिए ममता बनर्जी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जिसका फायदा उठाकर बीजेपी उन्हें मात दे सके। कोलकाता से पौलमी साहा, इंद्रजीत कुंडू, अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बात असम की भी कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी ने 70 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। असम में बीजेपी का एजीपी और यूपीपीएल के साथ गठबंधन हो गया और सीटों के ऐलान के बाद आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने हेमंत बिस्व शर्मा से बात की, जो असम में 100 का आंकड़ा पार करने का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हेमंता बिस्व शर्मा। हेमंता जी, आज आपने 70 सीटों की अनाउंसमेंट की है। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, आप भी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भी लड़ रहे हैं, क्या अलायंस रहेगा आपका? हमारा एक ताकतवर टीम को हम मैदान में उतारना का काम था। आज सूची निकाल गया। बहुत ही ताकतवर टीम है। 100% सक्सेसफुल होने का संभावना पूरा है। साथ में एजीपी और यूपीपीएल का साथ भी हमारा दोस्ती हो गया है और कोई जगह में कोई भी एक शब्द नहीं है। बहुत बढ़िया अलायंस हुआ है। तो हमारा लगता है कि हमारा एक 100 का जो लक्ष्य है असम में, वो हम लोग पूर्ति करेगा। पिछली बार 90 पार था, इस बार 100 पार है। हमारा मन में है 100 का। जी, लेकिन हेमंता जी, मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं घोषित हुआ। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो जनवरी में आपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इस बार पार्टी ने नहीं किया। क्या हेमंत बिस्व शर्मा का बढ़ा हुआ कद है जिससे लगता है नुकसान होगा? हम असम में हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ेगा और जहां तक कोई अनाउंसमेंट का बात है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार क्षेत्र में है। उसमें मैं क्या कमेंट कर सकता हूं? क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? ऐसा नहीं होता है। आप एक बीजेपी का कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, आगे भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता से ही आपका बातचीत होते रहेगा। हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं बड़े नेता हैं, नॉर्थ ईस्ट के संकट मोचक हैं, लेकिन क्या उन सीएम उनको क्यों नहीं घोषित किया जाता है? संकट मोचक आप हैं, नड्डा के ऐसा बात नहीं होता है। बीजेपी में कार्यकर्ता होने का ही गर्व है, बाकी तो कुछ नहीं। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा जरूर। ये थे हेमंत बिस्व शर्मा, जिनका ये कहना है कि वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि चुनाव में 100 की संख्या उनकी पार्टी जरूर पार करेगी। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।